गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े एक अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत के बहरूपिये के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, वह माइकोप्लाज्मा के क्या लक्षण होते हैं, यही सब हम आज के लेक्चर के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा अब तक के ज्ञात जीवों में से स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एरोबिक तथा प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्योंकि इनमें स्पष्ट न्यूक्लियस का अभाव होता है। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण फीचर जो कि माइकोप्लाज्मा का है कि इसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः माइकोप्लाज्मा की कोशिका का साइज व शेप निर्धारित नहीं होती है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार एक जोकर, जैसा कि आपने सर्कस में देखा होगा, अनेक प्रकार के रूप धारण करके आता है, उसी प्रकार माइकोप्लाज्मा विभिन्न प्रकार की सेल शेप प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसे जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत के बहुरूपीय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा को PPLO या बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। PPLO जिसकी की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें इनके खोज के आधार पर, क्योंकि इन्हें ऐसे पशुओं से खोजा गया था जिनमें कि निमोनिया रोग उत्पन्न था, उनके सीरम से खोजा गया था, अतः इन्हें PPLO नाम दिया जाता है। बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, परंतु इसकी संरचना एक प्रारूपिक बैक्टीरियल सेल से रिजेंबल करती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ या बिना सेल वॉल के जीवाणु समान संरचना। माइकोप्लाज्मा से संबंधित यह प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा के विभिन्न नाम क्या हैं और ये नाम क्यों दिए गए हैं। माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने खोजा, अवलोकित किया, परंतु इन्हें सेपरेट करके और इनके नामकरण का कार्य दो फ्रेंच साइंटिस्ट नॉकार्ट तथा रॉक्स के द्वारा किया गया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि माइकोप्लाज्मा को पशुओं से जो कि प्लूरोनिमोनिया नामक रोग से संक्रमित थे पृथक किया गया, इसीलिए इन्हें इनका स्पेसिफिक नाम PPLO दिया जाता है। माइकोप्लाज्मा सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी हो सकते हैं। यह पॉल्यूटेड वाटर में, डेड तथा डिकेइंग मैटर में, सॉइल तथा सीवेज वाटर में उपस्थित रहते हैं और इस प्रकार सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यह पैरासाइट के रूप में भी जीवन यापन कर सकते हैं। पैरासाइट यानी परजीवी, दूसरों पर जीवित रहने वाला। परजीवी के रूप में यह प्लांट्स तथा एनिमल्स में पाए जाते हैं तथा उनमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा फ्लोएम उत्तक में यानी सीव ट्यूब्स में या फ्लोएम पैरेन्काइमा में रिपोर्ट किया गया है। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण। माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट्स भी कहा जाता है। मॉलिक्यूट्स का शाब्दिक अर्थ होता है सॉफ्ट बॉडी या कोमल संरचना वाले जीव। तो बारी बारी आप इस बात को देखेंगे कि सेल वॉल नहीं पाई जाती, इस वजह से इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और यह शेप चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर है माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी तथा जीनस माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को
कुछ विशेष लक्षणों की सहायता से पहचाना जा सकता है, जैसे कि यह प्रोकैरियोटिक प्रकृति के जीव हैं। मोस्टली एक कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ एक कोशिकीय संरचनाएं आपस में मिलकर कॉलोनी का निर्माण कर लेती हैं। सेल वॉल का अभाव होता है, यह एक महत्वपूर्ण फीचर है, इसीलिए इन्हें जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम तथा बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ जैसे नाम दिए गए हैं। सेल वॉल के अभाव के कारण यह हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी बहुत से रूप धारण या बहुत सी शेप्स में पाए जा सकते हैं। माइकोप्लाज्मा इतने छोटे जीव होते हैं कि इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर्स से भी छाना जा सकता है या फिल्टर किया जा सकता है। इनमें गति के लिए किसी भी प्रकार के अंग उपस्थित नहीं होते, अतः यह नॉन मोटाइल संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा को सेल फ्री कल्चर मीडियम में भी उगाया जा सकता है। यहाँ कल्चर मीडियम में कई कोशिकाएं मिलकर कॉलोनी का निर्माण कर लेती हैं, जो कि फ्राइड एग के समान नजर आती हैं। एक बहुत ही यूनिक फीचर जो कि हमें माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलेगा कि माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता या स्टीरोल की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, यह एक यूनिक पॉइंट है, क्योंकि सामान्यतः प्रोकैरियोट्स को ग्रो करने के लिए स्टीरोल आवश्यक नहीं होता, जबकि माइकोप्लाज्मा में इसकी उपस्थिति यानी स्टीरोल की उपस्थिति में ही ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा की मॉर्फोलॉजी। कॉलोनी में आप देख रहे हैं कि तले हुए अंडे के समान गोल कॉलोनी आपको नजर आ रही हैं, और अभी हमने इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। आपको विभिन्न आकार की सेल स्ट्रक्चर्स या सेल शेप्स नजर आ रही हैं, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं जो कि इनकी स्थिति को डिटरमिन या शेप को निश्चित रख सके, अतः यह कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की शेप्स लेने में सक्षम हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूपिया या जोकर भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी सेल स्ट्रक्चर पर। क्योंकि यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है और सेल वॉल अनुपस्थित है, तो बाहर की तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन जो होती है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रारंभिक केंद्रक या जिसे न्यूक्लियोइड अथवा इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है उपस्थित रहता है। इस केंद्रक में सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक या न्यूक्लियोलस नहीं पाई जाती, जो कि प्रोकैरियोटिक का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अतिरिक्त कोशिका में जीवन के लिए मिनिमम रूप से आवश्यक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि 70S राइबोसोम्स, आरएनए तथा कुछ सॉल्यूबल प्रोटीन्स। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। यह भी प्रोकैरियोटिक सेल का लाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा कोशिका की संरचना, जो कि बहुत ही सरल प्रकार की है। सबसे बाहर की तरफ आपको लाइपोप्रोटीन की बनी त्रिस्तरीय सेलुलर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर मुख्य भाग जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए के रूप में पाया जाता है, के द्वारा घिरा रहता है। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अतिरिक्त साइटोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म में कुछ आरएनए तथा 70S राइबोसोम्स के अतिरिक्त सॉल्यूबल प्रोटीन्स भी उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार जीवन जीने के लिए आवश्यक सेल ऑर्गेनेल्स के साथ ही माइकोप्लाज्मा की कोशिका का निर्माण होता है। माइकोप्लाज्मा हालांकि स्मॉलेस्ट जीव है, परंतु इसमें रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार का देखने को मिलता है। बाइनरी फिशन या बडिंग यानी मुकुलन अथवा द्विविभाजन सामान्य मेथड है।
इसके अतिरिक्त फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के द्वारा भी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोसेस जो कि माइकोप्लाज्मा में ही पाया जाता है वह है एलिमेंट्री बॉडीज, जिन्हें कि प्रारंभिक काय भी कहा जाता है, इनका निर्माण होना। प्रारंभिक काय या एलिमेंट्री बॉडीज छोटे छोटे आकार की गोलाकार संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला प्रोसेस है बाइनरी फिशन या द्विविखंडन। इस प्रक्रिया में कोशिका दो भागों में बंट जाती है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त चित्र में आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटी अनेक प्रकार की एलिमेंट्री बॉडीज या प्राइमरी बॉडीज का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर नई माइकोप्लाज्मा सेल का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार जनन एलिमेंट्री बॉडीज या बाइनरी फिशन के द्वारा संपन्न होता है। माइकोप्लाज्मा की संरचना देखने के पश्चात अब हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व। जब माइकोप्लाज्मा पैरासाइट के रूप में पाया जाता है तो यह पादपों में तथा जंतुओं में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। कुछ महत्वपूर्ण रोग जो कि प्लांट्स में रिपोर्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। विचिस प्रूम ऑफ एप्पल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या बैंगन का लघु पर्णी रोग, यह आप विस्तार से पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। पपाया बंची टोप, सैंडल स्पाइक डिजीज तथा मेज ड्वार्फ डिजीज। इस प्रकार कुछ और रोग भी उत्पन्न किए जाते हैं। इन सभी रोगों में आपको एक बात कॉमन नजर आ रही है कि या तो रोगग्रस्त पादप की पत्तियां अथवा तना छोटा हो जाता है या उसकी सामान्य संरचना थोड़ी सी परिवर्तित होकर झाड़ूनुमा हो जाती है। तो यही रोग के लक्षण हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा पादपों में उत्पन्न किए जाते हैं। यानी इन्फेक्टेड या संक्रमित पादपों का तना छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है और इनकी वृद्धि जो है वो स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है। पत्तियां पीले रंग की व छोटी हो जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं वह भी छोटी रह जाती हैं तथा झाड़ूनुमा आकृति प्रदर्शित करने लगती हैं। तो इस प्रकार यह टिपिकल सिम्टम्स माइकोप्लाज्मा के द्वारा रोगग्रस्त पादपों में उत्पन्न किए जाते हैं। स्वस्थ फलों का निर्माण भी प्रभावित होता है। इस प्रकार पादप रोगों के द्वारा माइकोप्लाज्मा अनेक इकोनॉमिक क्षति उत्पन्न करता है। प्लांट्स के अतिरिक्त एनिमल्स में व ह्यूमन बींग्स में भी अनेक प्रकार के रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। एनिमल्स में जननांगों का शोथ या इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स और बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं क्योंकि इसी के आधार पर PPLO नाम माइकोप्लाज्मा को दिया गया था। ह्यूमन बींग्स में भी अनेक प्रकार के रोग जिसमें कि एटिपिकल निमोनिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स तथा श्वसन मार्ग के अनेक संक्रमण माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार परजीवी के रूप में माइकोप्लाज्मा अनेक रोगों का कारण बनता है। अभी अभी हमने माइकोप्लाज्मा के लक्षण जब देखे तो हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका नॉन मोटाइल होती है, इसमें गति के अंग उपस्थित नहीं होते। तो ऐसे में माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन कैसे होता है? स्वस्थ होस्ट तक माइकोप्लाज्मा कैसे पहुंच पाता है, यही हम देखेंगे ट्रांसमिशन के अंतर्गत। माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। एक रोगग्रस्त पादप पर जब कोई कीट बैठता है तो इस रोगग्रस्त पादप के फ्लोएम के जूस से इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स पर माइकोप्लाज्मा चिपक जाता है।
और यही इंसेक्ट जब हेल्दी प्लांट तक पहुंचता है तो माइक्रोप्लाज्मा हेल्दी प्लांट तक पहुंच जाता है इस इंसेक्ट की सहायता से। तो इस प्रकार माइकोप्लाज्मा के ट्रांसमिशन में कीटों की या इंसेक्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लांट्स में जब ग्राफ्टिंग की जाती है यानी कलम बांधी जाती है तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी माइकोप्लाज्मा एक पादप से रोगग्रस्त पादप से स्वस्थ पादप तक ट्रांसमिट हो जाता है, पहुंच जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न माध्यमों की सहायता से माइकोप्लाज्मा का स्थानांतरण स्वस्थ पादप तक हो पाता है। अब हम बात करें माइकोप्लाज्मा को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो यह हम देख चुके हैं, पादपों तथा एनिमल्स में माइकोप्लाज्मा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल या कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। तो ऐसे में वे सभी एंटीबायोटिक्स जो कि कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालते हैं वे माइकोप्लाज्मा को किसी भी प्रकार से अफेक्ट या प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सेल मेम्ब्रेन पर या सेल के किसी और भाग को प्रभावित करते हैं उन सब के प्रति माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव होगा या उनके द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं माइकोप्लाज्मा किन एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिविटी प्रदर्शित करता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन तथा क्लोरमफेनिकोल ये सभी माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न रोग को क्योर करने में या उसके ट्रीटमेंट में सहायक हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, अतः यह पेनिसिलिन के प्रति किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स प्रदर्शित नहीं करता। अतः पेनिसिलिन एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा की रोकथाम में सहायक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त एम्फिसिलिन तथा मैथिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति भी माइकोप्लाज्मा कोई रिस्पॉन्स प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म या जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद।